पे क्या है, अब हमें वो कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्राइमरीली हम देखेंगे क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखेंगे कि जो पैसे हमें 10 साल के बाद 1 लाख मिलना है, आज उसकी वैल्यू क्या है। जो 10 लाख होगा ना 10 साल बाद, उसकी आज जी सर। वैल्यू शायद 3 लाख हो। वो कैसे पता लगा? जो चीजें आज 3 लाख में आती हैं वो 10 लाख में आएंगी 10 साल बाद? नहीं आएंगी, महंगाई हो गई हो। नहीं। जी सर। या आज अगर 3 लाख है तो उसकी वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी, उसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। और इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम दो चीजें फाइंड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, रिस्क और रिटर्न, जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा। जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी उसमें पैसे अगला बंदा ज्यादा मांगेगा। जी डिस्काउंटिंग सर। एंड एनपीवी। डिस्काउंटिंग होता है किसी चीज को, फ्यूचर वैल्यू को गिवन इंटरेस्ट रेट पे उसकी आज वैल्यू निकालना। दोबारा बता रहा हूँ, डिस्काउंट होता है फ्यूचर वैल्यू को एक ख़ास इंटरेस्ट रेट पे उसकी आज वैल्यू निकालना। उसी वैल्यू को हम एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने, तीन चार। अगर आपने सारे शेयर्स जो हैं वो नेस्ले के नहीं खरीदने, कुछ नेस्ले के खरीद लो, कुछ हलीब के खरीद लो, कुछ आप उसके खरीद लो, क्या उसे कहते हैं, क्या ऑल्पस के खरीद लो, कुछ आप उसके खरीद, कोई भी और कंपनीज जो हैं, डिफरेंट कंपनीज। हैजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। हैजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में यही डाइवर्सिफिकेशन, अच्छा नहीं, हैजिंग उसने नीचे नहीं बताया। अच्छा, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। गेट इंश्योरेंस बिकॉज यूर, तो ये होता है हैजिंग। हैजिंग क्या होता है कि अपने अपने जो रिटर्न है उसकी इंश्योरेंस करवा लो, और ताकि आपके जो अंडे टूट जाएं तो वो आपके ऊपर लॉस ना आए। ठीक है, ये सारे लॉस। काम जी। जो होती है इकोनॉमिक ये कर रही होती है। अच्छा, इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? Interest is the equilibrium price where the demand and the supply of the fund meet. तो इंटरेस्ट वो कट पॉइंट है, इंटरेस्ट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड मीट। यानी जो डिमांड ऑफ सप्लाई और डिमांड ऑफ फंड्स और सप्लाई ऑफ द फंड जिस जगह पे कट करते हैं वो पॉइंट इंटरेस्ट तय करवाता है। interest rate vary from one market to another market. For example, in the capital market, for price of the capital in the property market is different from the price in the cotton market. यार प्रॉपर्टी अगर खरीदोगे तो उसकी प्राइस कुछ और होगी, कॉटन की कुछ और होगी। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जो इंटरेस्ट है ना वो कितनी चीज़ों से मिल के बनता है। आई फॉर इंटरेस्ट फ्री रिटर्न, ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, उन पे जो रिटर्न मिल रहा होता है उसे कहते हैं हम IRF। IRF स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट फ्री रेट, जो हमें टी बिल्स पे जी। मिलता है, गवर्नमेंट के बिल्स पे मिलता है। जी बोलते हैं ग्रोथ या इन्फ्लेशन को, जो आपके मुल्क के अंदर होती है। डिफॉल्ट रिस्क, जी। अगर कंपनी भाग गई तो उसकी वजह से जो रिस्क होगा वो यहाँ DR में आता है। और उसको आपके देखो, एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न। आपने कहा ये सर इसमें ऐड क्यों हो रहे हैं? यार देखो, रिस्क फ्री रिटर्न तो आपको गवर्नमेंट ने देना है ना। आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे हो जिसके भागने का चांस है, आपने उसे कहा कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है 10%, 5% आप एक्स्ट्रा डालो क्योंकि आपकी कंपनी भाग भी सकती है। उसने कहा यार नहीं भागेंगे, उसने कहा नहीं फिर भी डालो, वरना मैंने नहीं। कहता अच्छा डाल देते। अच्छा, MR होता है मेच्योरिटी रिस्क, यानी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सिक्योरिटी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ग्रोथ। ये चांस हो सकता है कि सिक्योरिटी शेयर को बोलते हैं, शेयर की प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाए जब वो क्या होने लगी हो, खत्म क्या उसे कहते हैं, मेच्योर होने लगी, तो उसको कहते हैं मेच्योरिटी रिस्क। जो हमारे में सिविलियन रिस्क होते हैं ना, कि अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में क्या कियो, इन्वेस्टमेंट कियो, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी पाकिस्तानी रुपीस डॉलर में और डॉलर पाकिस्तानी में, तो उसकी रूपी की कन्वर्जन की वजह से जो रिस्क आता है उसको रिस्क को हम सवेरियन रिस्क कहते हैं। और लास्ट है लिक्विडिटी रिस्क। आपकी चीज़ जितनी लिक्विड होगी, लिक्विड होता है जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी,
जो चीज़ जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी वो उतनी लिक्विड होगी, तो जो चीज़ जितनी लिक्विड होगी उसमें रिस्क उतना कम होगा, और जो चीज़ जितनी कम लिक्विड होगी उसमें उतना रिस्क ज़्यादा होगा। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो वो उसका कहेगा कि इसका लिक्विडिटी रिस्क भी डालें इसमें। ठीक हो गया। वो कहता है जी टर्म स्ट्रक्चर एंड यील्ड कर्व। टर्म होता है नंबर ऑफ ईयर्स, इंटरेस्ट रेट फॉर सिक्योरिटी ओवर द टाइम। देखो एक साइड पे आप रख लेते हो एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे क्या रख लेते हो इंटरेस्ट, और इसके जो पॉइंट्स लगाते हो, तो ये जो बनती है उसको क्या कहते हैं हम, यील्ड कर्व। क्या कहते हैं? यील्ड कर्व कहते हैं। यील्ड कर्व। ठीक है। अच्छा जी, द सप्लाई एंड द डिमांड वेरीज डिपेंड्स अपॉन द लॉन्ग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फंड्स। कंपनी पे डिपेंड। यार पैसा किसको चाहिए होता है? कंपनियों को चाहिए होता है, उनकी डिमांड पे सारी चीजें। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और रेट आर लोअर। यार क्यों शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट लो होते हैं? क्योंकि पता होता है यार उसको देंगे अब महीने बाद ले लेने। और लॉन्ग टर्म में पता होता है कहीं वो भाग गया तो फिर क्या बनेगा। लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जी सर। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो यील्ड कर्व जो होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, सॉरी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। क्या है? दिस इज नोन एज अपवर्ड स्लोपिंग। समटाइम रिवर्स इज द केस, दैट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल। ठीक है। वो कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, कम, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ज्यादा। देखो जब शॉर्ट टर्म में कम है ना, शॉर्ट तो नीचे ये देखो, यहाँ पे ईयर 1 होगा, यहाँ मोशन ईयर 2 होगा, यहाँ ईयर 3। तो शॉर्ट टर्म में कम, तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे बढ़ता जाएगा। जो क्या होता है, जब पहले साल इंटरेस्ट रेट कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो ये अपवर्ड है ना, ये क्या है, अपवर्ड कर्व है। अगर वो इसके उल्ट हो जाए कि शॉर्ट टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और लॉन्ग टर्म में कम हो जाए, तो यील्ड कर्व भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है। यू मे आल्सो हैव अ हैम्पर्ड बैक कर्व। बाज़ औक़ात क्या होती है, हैम्पर्ड भी होती है, ऐसे करके बनी होती है कर्व। ठीक है। थ्योरी। अच्छा, ये कहता है जी 3 चीज़ें यील्ड कर्व में काउंट करती हैं। जो इन्वेस्टर होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस, कि वो किस तरह की चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। इन्वेस्टर की लिक्विडिटी प्रेफरेंस। बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं जल्दी सी चीज़ कैश में कन्वर्ट हो, हमने कहीं इस्तेमाल करनी हो, कोई बात नहीं, हमें इंटरेस्ट रेट कम दे देना। मार्केट सेगमेंटेशन, जो रिस्की लोग, जो जो होते हैं ना लोग, क्या उसे कहते हैं, रिस्क टेकर, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, और जो होते हैं ना रिस्क के वर्स, वो शॉर्ट टर्म में करते हैं। ठीक है। The demand and supply is the different from the long term security. This can be easily rise to abnormal curve yield. यानी वो कहता है कि ये जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल कब होती है? जब नीचे से ऊपर जा रही हो कर्व, और जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रही हो तो वो एबनॉर्मल होती है। तो ये जो है ये चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, ये देखो ना, ये जब नीचे से ऊपर जा रही है तो नॉर्मल, जब ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या है, अब नॉर्मल। नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का 1 प्लस आई एन। आई एन भी कहते, इस तरह भी कहते हैं और इस तरह से भी कहते हैं। पी फॉर प्रेजेंट वैल्यू, आई फॉर इंटरेस्ट, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर, पी फॉर प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर कंपाउंड हो तो फिर क्या फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का। यहाँ हमने पी लिखी 1 प्लस आई की पावर एन। ठीक है। अच्छा, ये आपको बेशक ये बाकी मामलात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का ये फार्मूला है, पी प्लस ई की पावर एन प्लस आई। ई क्या होता है? ई एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसकी वैल्यू है 2.71। 2.71। अब ये तीनों फार्मूले हैं एक सिंपल का। अच्छा, इस फार्मूले को ना आप एक इस तरीके से लिखो, पी वी इज इक्वल टू 1 प्लस आई एन, ये वाला यार। अब इसमें क्या होता है, आई और एन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसमें एन पावर में आ जाता है, ये फर्क है दोनों।
सर ये पेपर में ये उसकी कैलकुलेशंस के बारे में वो पूछते हैं, मैं वही तो सर करवाने इनको लगा, सॉल्व हम मैं जी जी करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। अब ये देखो, वो कहता है कि 10 रुपए हमने सिंपल इंटरेस्ट से 10% इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक ना, 15 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं। वो कहता है बताएं इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया है कि PV1 प्लस IN, देखो IN आई की जगह 0.10 लगाने, एन की जगह 15 लगाने, और आज कितने हम आज का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ 10 जी लगाने, 10 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर वही पैसे हमने कंपाउंडिंग के जरिए लगाए हैं, पहला सिंपल है, दूसरा कंपाउंडिंग है, तो ये देखो फार्मूला, P की जगह 10, I की जगह 0.10 और N की जगह 15, सॉल्व करो 42। तो अगर आपका कंपाउंडिंग होगी तो आंसर 42, अगर सिंपल होगा तो क्या है 25। आपने कहा कॉन्टिन्यूस कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये, लंबे अरसे के लिए कर दो, तो ई आपको जानते हैं 2.71 है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10 है, और आई क्या है 0.10 है, और एन 15 है, 45 हो। तो जितना लंबा टाइम होता जाएगा उतनी आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। अब सिंपल में सबसे कम रिटर्न, कंपाउंडिंग में थोड़ा बेहतर, और कॉन्टिन्यूस में और ज़्यादा बेहतर। जी अब बोलो।